प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी संबोधित करेंगे। आप सबका स्वागत है। आज हम दो विषयों पे आपसे चर्चा करने आए हैं और दोनों का रिश्ता राजनीतिक नैतिकता से है। जो सारा मेलोड्रामा दिल्ली और देश ने गत 2 दिनों में देखा है, पहले भी देखा मगर गत 2 दिनों में उसकी जो पीक देखी और आज जो कुछ देखा, उस पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी रखेंगे। और एक दूसरा विषय है, देश की राजधानी में बच्चियों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ के मामले होते हैं। दिल्ली सरकार के मेडिकल कॉलेज में होते हैं। महिला आयोग द्वारा मैटर, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मैटर उठाए जाने तक दिल्ली सरकार उस पे ऐसे मौन बैठती है जैसे कोई मौनी बाबा बैठा हो। और उसके बाद अब पिछले कुछ दिनों से जब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस पर रोजाना बोलने लगा है, तो झूठ सच की अब कलाइयां इस सरकार की उसमें भी खुल रही हैं। उस पर हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी आज माननीय उपराज्यपाल जी से मिलके भी आए हैं और बहुत सारी अन्य डेवलपमेंट्स हैं जो विजेंद्र जी आपके समक्ष रखेंगे। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद प्रवीण जी। इस प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, जब मैं हम कह रहा हूं तो उसमें आप भी शामिल हैं। हम सब पिछले कई दिनों से दिल्ली में एक राजनीतिक नौटंकी देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आज उसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपने जिस निर्लज्जता से शराब नीति में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, उतनी ही निर्लज्जता से आपने कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की। मुझे गर्व है कि हम भारत के संविधान की उस छत्रछाया में रहते हैं जहां सबको समान अवसर तो मिलते हैं, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को यह बात समझने में बहुत देर लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतना अहंकार कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मुझे तो प्रोटेक्शन चाहिए। अहंकार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलती कर रहे हो। यही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। बहानों में उलझ के रह गए अरविंद केजरीवाल, वरना सच्चाई का सामना करना इतना मुश्किल नहीं था। पहले दिन से सम्मन वैध था, आज तक वैध है, जिसको आप अवैध कहते रहे। पहले दिन से आप उसकी अवहेलना करते रहे, उसी अवैध सम्मन की जमानत के लिए आप कोर्ट गए और उसके बाद 2 दिन में लगातार 2 बार माननीय न्यायालय के पास जाकर जो प्ली आप रख रहे थे उसको आज दरकिनार कर दिया और कह दिया कि सच्चाई यह है कि कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे भारत का कोई साधारण नागरिक हो या दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो, और आपको उसका पालन करना पड़ेगा। कब तक भागेंगे आप? और पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी, दिल्ली की जनता भी जानती थी, और इस बात को हम बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति बदली क्यों, उसका कारण बताओ। उसका कारण सिर्फ यह था कि भ्रष्टाचार,
और आपकी सहमति से ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात हम सब जानते हैं, दिल्ली की जनता भी जानती है, और अरविंद केजरीवाल तुम खुद भी जानते हो। अजीब नजारा देखने को मिल रहा था कि हम जांच में तब जाएंगे जब आप हमें यह अनुमति दें कि जांच एजेंसी या जो भी कानून की धारा हैं आपके ऊपर वो लागू नहीं होंगी। ऐसे कैसे हो सकता है जी? और मुझे खुशी है इस बात की, माननीय न्यायालय ने आज स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए बराबर है। और मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं और बार बार कहता हूं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जिन दिल्ली वालों को आपने लूटा है अरविंद केजरीवाल, उसका हिसाब किताब आपको देना ही पड़ेगा। आपको बताना ही पड़ेगा कि वो कमीशन किस किस ने खाया है, वो चाहे जल बोर्ड का हो, शराब घोटाले का हो, या अन्य घोटाले जो भी फेरिस्त लंबी है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो भी जल्दी खुल जाएं, ताकि बार बार का ये सिस्टम खत्म हो जाए कि जी 1 2 3। यहां तो फेरिस्त बहुत लंबी है। और कितनी बेशर्मी से इनके प्रवक्ता, इनके साथी हर व्याख्या को तोड़ मरोड़ के पेश करते थे। हम हर बार एक ही सवाल पूछते थे कि इसका जवाब दे दीजिए कि शराब नीति अगर ठीक थी तो बदली क्यों? उसका जवाब दे दीजिए। या शराब नीति बदलने की जरूरत क्या थी अगर उसी शराब नीति पे वापस आना था जो आज चल रही है? एक मोटा खेल दिल्ली को बर्बाद करने का पिछले 8 9 10 सालों में खेला गया है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह नौटंकी बंद होगी। आप जांच एजेंसी के सामने जाएंगे, अपना जो तथ्य है उसको स्पष्ट करेंगे, और सच्चाई जो सब जानते हैं वो अब सबके सामने और स्पष्ट रूप से आए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विजेंद्र गुप्ता जी। साथियों, सभी को नमस्कार। अध्यक्ष जी ने ईडी पर स्थिति स्पष्ट की है। आज एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर बात करने के लिए हम लोग मिले हैं, और वो ये है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में देश का दूसरा संदेश खाली चल रहा है। जब मैंने कहा कि दूसरा संदेश खाली, तो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम शेख, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ वाइवा के समय उनके साथ उनका यौन शोषण किया, और ये संख्या मात्र वाइवा तक सीमित नहीं है। ये कांड मेडिकल कॉलेज में लगातार कई महीनों से बड़ी संख्या में वहां पे पढ़ने वाली छात्राओं के साथ किया जा रहा है। ये दुर्घटना जब सामने आई, जब 2 छात्राओं ने इस पूरे मामले की 31 जनवरी को शिकायत की, जिसके आधार पर 22 फरवरी को एफआईआर लॉन्च हुई। किस तरह आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में प्रिंसिपल को, सलीम शेख को और नीला वर्धन को, कोऑर्डिनेटर को, इन तीनों को बचा रहे हैं। और जब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में जो जन आंदोलन समाज के द्वारा चल रहा है, समाज के तमाम लोग
इन बच्चों के पेरेंट्स और उस जन आंदोलन को, समाज के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है। हम उनको अपना समर्थन देते हैं और सलीम शेख की, ईश्वर सिंह की और नीलावर्धन की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं स्थिति। ज्ञात रहे कि 2 मार्च 2024 को जिन 2 छात्राओं ने एफआईआर लॉन्च की कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारे साथ यौन शोषण की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद छात्रा की मां को कॉलेज बुलाया जाता है और उसकी एक लिखित कंप्लेंट उन्होंने थाने में दर्ज की। मैं वो संक्षिप्त में पढ़कर सुना देता हूं। मैं डॉक्टर सो एंड सो, मदर ऑफ सो एंड सो, एफआईआर नंबर सो एंड सो 22 फरवरी 2024। श्रीमान, आपको प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह जानकारी देना चाहती हूं कि श्री ईश्वर चंद, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, एवं श्रीमती नीता वर्धन एवं अन्य सदस्य आज 2 मार्च 2024 समय 12 बजे के आसपास ऑफिस में बुलाने पर गई। साथ में मेरी बहन और उसके हस्बैंड भी थे। ईश्वर चंद के ऑफिस में बातचीत के दौरान काफी उत्तेजित, एग्रेसिव व अव्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया जो मेरे लिए असहज रहा और साथ ही साथ बिटिया को अन्य केस में फंसाने और साथ ही साथ बिटिया को अन्य केस में फंसाने की धमकी दी। यानी कि जब छात्राओं ने एफआईआर लॉन्च की तो जो कल्प्रिट है उन्होंने मां को बुलाकर यह धमकाया कि आपकी बच्ची को और मुकदमों में फंसाया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर करने और उसे सस्पेंड करने की भी धमकी दी गई। बच्ची को ही सस्पेंड करने की धमकी दी गई, पेपर ना दे सके, ऐसी उनकी रणनीति है। उनका सारा हेतु एवं प्रायोजन एफआईआर को वापस लेने का एवं परिवार व बच्चों पर दबाव बनाने का है कि एफआईआर कंप्लेंट वापस ले ले। अतः महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी धमकी एवं अव्यावहारिक बातचीत पर ईश्वर चंद एवं नीता वर्धन पर संज्ञान लेने का कष्ट करें। भावी भविष्य में बच्चे पर किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक एवं शैक्षणिक शोषण एवं दुरुपयोग करने पर इन पर उचित कार्रवाई की आशा करती हूं। ये तो मां की व्यथा है। अब किस तरह केजरीवाल ने सलीम शेख और ईश्वर सिंह को बचाया, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये आज जो सौरभ भारद्वाज ने जो बोला वो झूठ बोला, गुमराह करने वाला बोला। और जब मामला प्रकाश में आ गया तो जिस तरह हर बार होता है कि आरोप प्रत्यारोप करो और पतली गली से निकल जाओ, उन्होंने कहा कि ईश्वर सिंह के मामले में कार्रवाई पर डिले किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता क्या है। चीफ सेक्रेटरी ने ईश्वर सिंह प्रिंसिपल को रिमूव करने के लिए 14 फरवरी 2024 को फाइल चीफ मिनिस्टर श्री केजरीवाल, जो कि चेयरमैन है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, के पास भेज दी थी 14 फरवरी को कि इसको रिमूव करो। घटना 31 जनवरी की है। 14 फरवरी को भेज दी डिस्पाइट रिमाइंडर्स। उसके बाद फाइल इज पेंडिंग विद सीएम सिंस 14 फरवरी 2024। 14 फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फाइल को दबाया हुआ है। इसके बाद रिमाइंडर जाते हैं उनको 4 मार्च 2024 को, 7 मार्च 2024 को
और 13 मार्च 2024 को, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसकी और तहकीकात की गई तो मालूम चला कि सत्येंद्र जैन जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो आम आदमी पार्टी के समर्थक लोग हैं उनको यहां पर बिठा दिया है, अपॉइंटमेंट दे दी है, और वो टेम्पोररी अरेंजमेंट था। लेकिन रेगुलर अपॉइंटमेंट ना हो सके, इसलिए आम आदमी पार्टी इस तरह के आदमियों का समर्थन कर रही है। अब आइए सलीम शेख के मामले में। सलीम शेख के मामले में भी डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने हेल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और लिखकर कहा कि ये जो मामला है इस पर आपने मैटर अभी तक विजिलेंस के पास क्यों नहीं भेजा, और हम चाहते हैं कि इस पर इनके ऊपर तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन हो, तो आप ये हमें तुरंत डिटेल भेजिए, क्योंकि सेक्शन 45H2 जीएनसीडी एक्ट 1991 उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का जो ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर सलीम शेख ग्रुप ए के ऑफिसर हैं, और वो भी केजरीवाल जी के बिना अनुमति के, रिकमेंडेशन के, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो सेक्रेटरी हेल्थ ने फाइल इसलिए नहीं भेजी कि जिससे कि सलीम शेख को बचाया जा सके। पिछले 3 महीने से दिल्ली की सरकार इस पूरे मामले में एक भी दस्तावेज उपराज्यपाल के पास भेजने को तैयार नहीं है। जब से ये मामला हुआ फरवरी और ये मार्च का जितना लगभग 50 दिन से एक भी दस्तावेज एलजी के पास भेजने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण इस तरह के लोग, और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जिस दिन ये जो संदेश खाली वाली स्थिति दिल्ली में है, ये मात्र 2 छात्राओं तक सीमित मामला नहीं है। ये तो कम से कम इसमें 50 से 70 से ज्यादा छात्राएं अपने पूरे इस महीनों से जो ये चल रहा है यहां, इसमें सामने आने को तैयार हैं, लेकिन डर के मारे वो इस पर कोई कदम उठाने में मजबूर हैं, उनको डराया जा रहा है। समाज का जो आंदोलन है उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, और अगर कार्रवाई नहीं हुई, ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये समाज का आंदोलन है। जनता निकल पड़ी है, जनता आंदोलन कर रही है, क्योंकि बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल, ये दुर्व्यवहार उनके शासनकाल में किया जा रहा है और उनको शेल्टर दिया जा रहा है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, हम कड़े शब्दों में इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, हम कड़े शब्दों में इस पूरे मामले में केजरीवाल सामने आए और वो बताएं कि वो इस तरह के जो बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, वो मेडिकल कॉलेज की छात्रा जो डॉक्टर बनने जा रही हैं, जो डॉक्टर बनने जा रही हैं, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार इनके शासनकाल में हो रहा है, तो ये महिलाओं को न्याय दिलवाने की बात जो करते हैं वो सिर्फ एक ढकोसला है और वो थोतला है। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। और पत्रकार वार्ता में हमारे साथ बीच में हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री अभय वर्मा जी भी आए।